हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हिंदी क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो आपका, प्रत्येक एग्जामों में और प्रत्येक शिफ्टों में एक या दो प्रश्न जरूर अनुच्छेद से पूछे जाते हैं, ठीक हो। और ये इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं। देखिए, आपका कोई भी एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जामों के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम 1 से लेकर 368 अनुच्छेद तक डिस्कस करेंगे, जिनसे आपसे प्रश्न बनता रहता है। और जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उनको भी हम आपको डिस्कस करेंगे। और कोई भी ऐसा अनुच्छेद जो आपको बताने पर न समझ में आएगा या फिर कभी कभी नहीं आता है, तो उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक भी डिस्कस करेंगे, और उसको हमने विस्तार से लिखा भी है, ठीक है। तो आइए हम लोग सभी अनुच्छेदों की शुरुआत करते हैं, और एक एक अनुच्छेदों को हमको ध्यानपूर्वक देखना है। देखिए, ये वीडियो उनके लिए बनाई गई है जितने भी भैया बने सभी के लिए है, लेकिन जैसे एग्जाम के आपके 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले आपको रिवीजन करना हो अनुच्छेदों का, तो यह उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है, ठीक है। क्योंकि उस समय हमारे पास कम टाइम होता है, और कम टाइम में हमको अधिक से अधिक चीजों को सीखना रहता है, अधिक से अधिक चीजों को याद करना रहता है। तो यह उसी को देखते हुए, जिससे कि कम से कम समय में आप अच्छी से अच्छी चीजों को सीख जाएं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग शुरू कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे अनुच्छेद हैं, 1 से लेकर 368 तक हैं, ठीक है। देखो, हमको सबको नहीं पढ़ना है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं को पढ़ेंगे, और इंपॉर्टेंट चीजें जो होंगी आपको बताई जाएंगी। तो आइए हम लोग शुरू कर लेते हैं। हम देखिए, आपको अनुच्छेद 1 में क्या है। देखिए, अनुच्छेद 1 जो है, ये हमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। किसके बारे में? संघ और उसके राज्य के क्षेत्र के बारे में हमें बताता है। इसी क्रम में अनुच्छेद 2 है, जो कि हमें नए राज्यों का संघ में प्रवेश बताता है। जो नए राज्य हैं, इनका संघ में प्रवेश बताता है, ठीक है। और अनुच्छेद 3 क्या है, तो राज्यों के नाम में परिवर्तन का उल्लेख करता है। जैसे मान लीजिए कोई भी स्टेट है, यदि उसका नाम हम चेंज करना चाहते हैं, तो वह अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जा सकता है, ठीक है। इसी का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखिए, आपका अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता संबंधी अनुच्छेदों को रखा गया है, ठीक है। क्या रखा गया है? नागरिकता संबंधी अनुच्छेदों को रखा गया है। देखिए, जितने भी आपको बताया जाए सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये वीडियो को अभी आप समझ रहे होंगे। देखिए, इसको हम इसलिए एकदम विस्तार पूर्वक नहीं बता रहे हैं, क्योंकि विस्तार से बताएंगे तो लगभग 2 से ढाई घंटे की वीडियो बनेगी। और एग्जाम से कुछ दिन पहले जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, या फिर एग्जाम से थोड़े दिन पहले जब आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो उस समय हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है, ना कि विस्तार से पढ़ना। तो इसलिए हम अभी इसी तरीके से पढ़ते हैं। फिर कभी कोई वीडियो बनाई जाएगी जिसमें हम एक एक अनुच्छेदों को एकदम विस्तार से आपको सिखाएंगे, ठीक है। सिखाने का प्रयास करेंगे, रटाना नहीं, आपको सिखाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको सीखना ही है, आपको बस ध्यानपूर्वक सुनते रहना। देखिए, अगला अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 12। इसमें आपको राज्य की परिभाषा दी गई है, ठीक है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट चलिए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला दिया गया है अनुच्छेद आपको, अनुच्छेद 13 है अगला। यह हमको मूल अधिकारों को असंगत या फिर अल्पीकरण करने वाली विधियां बताता है। क्या बताता है अनुच्छेद 13? मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियों को अनुच्छेद हमको बताता है, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या है, मूल अधिकार से असंगत कानून लागू नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अगला है आपका अनुच्छेद 14। यह विधि के समक्ष समानता हमको बताता है। क्या बताता है? विधि के यानी कानून के समक्ष समानता हमको बताता है, ठीक है। कानून के सामने हम प्रत्येक लोग जो भी हैं सभी समान हैं, ठीक है। अब देखिए, अनुच्छेद 15 है आपका, आर्टिकल 15। यह धर्म, जाति, लिंग पर भेदभाव का प्रतिरोध करता है, ठीक है। प्रतिषेध कीजिए। देखिए, धर्म, जाति, लिंग पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है। यह किस में है हमारा? तो आर्टिकल 50 में है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता, अर्थात किसी भी नौकरी के लिए सभी व्यक्ति को समान अधिकार है। देखिए, इसको समझने के लिए हमने आपके यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया है कि लोक नियोजन में जो है अवसर की समानता का मतलब है कि किसी भी नौकरी के लिए सभी व्यक्ति के समान अधिकार हैं, ठीक है। कोई भी नौकरी हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हमको देना पड़े, तो उसमें हम सभी व्यक्ति, सभी स्टूडेंट जो हैं समान होते हैं, ठीक है। ऐसा अधिकार हमको अनुच्छेद 16 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला आपको है अनुच्छेद 17। इसमें क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। क्या है? अस्पृश्यता का अंत है, यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति हो, वह किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ऐसा हमको आर्टिकल 17 जो है बताता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 18। इसमें क्या है? उपाधियों का अंत किया गया है। क्या है? उपाधियों का अंत। जैसे इसका मतलब क्या हुआ? तो कोई भी शैक्षिक योग्यता को, जैसे डॉक्टर या प्रोफेसर या सैन्य विभाग को छोड़कर, यानी जो डॉक्टर होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं, या फिर जो सैन्य विभाग में जाते हैं, ठीक है, इन विभागों को छोड़कर आप किसी भी विभाग की जो है उपाधियों को नहीं लगा सकते हैं। जैसे
आप भारत रत्न नहीं लगा सकते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे आप अपना नाम लिखते हैं तो उसके आगे क्या लिखते हैं, डॉक्टर संतोष कुमार, प्रोफेसर संतोष कुमार, ऐसा लिखते हैं ना। लेकिन यदि आपको भारत रत्न और पद्म विभूषण, पद्म भूषण जैसी उपाधियों से आपको अलंकृत किया गया है, तब आप वहां पे नहीं लिख सकते हैं कि पद्म भूषण प्राप्त रत्न संतोष कुमार, ऐसा नहीं है। इनको खत्म कर दिया गया है अनुच्छेद 18 के तहत। ओनली डॉक्टर, प्रोफेसर और सैन्य को जो है रखा गया है। इनमें इन्हीं को जो है, यही जो है अपने नाम के पहले जो है इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद है आपका विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद देखिए 19 क्या है हमारी, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है। इसमें एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है आपको। इसमें सभा व समूह बनाने की स्वतंत्रता है आपको, जैसे सभा बनाते हैं समूह। और आपको घूमने की आज़ादी है, आप कहीं पर भी घूम सकते हैं फ्री होकर, कोई दिक्कत नहीं। और भारत में निवास करने की स्वतंत्रता है और आजीविका का अधिकार भी आपको अनुच्छेद 19 यानी आर्टिकल 90 के तहत जो है दिया गया है, ठीक है। अब आप इसको समझ गए होंगे अनुच्छेद 19 को। अब देखिए अगला आपको दिया गया है अनुच्छेद 20 है। आर्टिकल 20 क्या है, तो इसमें अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। क्या है, अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 21। इसमें जीवन का अधिकार या फिर इसी को आप जीवन जीने का अधिकार या फिर नींद का अधिकार भी इसी के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है, ठीक है। ये जो आर्टिकल 21 है यही हमारे एग्जाम में पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जीवन जीने का अधिकार या फिर जीवन का अधिकार हमें कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है। तो आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21 जो है यह हमें जीवन जीने का अधिकार या फिर जीवन का अधिकार प्रदान करता है। अब देखिए अनुच्छेद 21 का ही क है, चाहे आप इसे अनुच्छेद 21 का कहिए या फिर आर्टिकल 21A कहिए। तो देखिए ये हमें क्या बता रहा है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अधिकार नहीं है, सभी को अधिकार जो है, सभी को, प्रत्येक व्यक्ति को जो है शिक्षा का अधिकार दूसरे आर्टिकल में है। लेकिन इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, यानी फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट सरकार द्वारा, ठीक है। ये हमें अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 बतलाता है। देखिए ये मूल अधिकार बन गया है क्योंकि 86वें संविधान संशोधन 2022 द्वारा संशोधन करके मूल अधिकार जोड़ दिया गया था। ये जो अनुच्छेद 21 है ये मूल अधिकार बन गया है। क्यों? क्योंकि यह 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2022 द्वारा संशोधन करके मूल अधिकार इसमें जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 का एक क्या है, ये बहुत पूछा जाता है, तो याद रखना 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। और अनुच्छेद 21 पूछा जाए तब आपका जीवन का अधिकार या फिर जीवन जीने का अधिकार ये हमको प्रदान करता है। इसको जरूर याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगला है आपका अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण है। अनुच्छेद 22 क्या है हमारी, तो गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 23 यानी आर्टिकल 23। देखिए मानव व्यापार, जबरन व बंधुआ मजदूरी पर रोक या फिर बाल श्रम का निषेध। देखिए जो मानव व्यापार है इसमें आप जबरन व बंधुआ मजदूरी पर रोक, यानी आप किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो बालिग हो या फिर नाबालिग हो, कोई भी हो, किसी से आप जबरदस्ती जो है काम नहीं करा सकते हैं, किसी से जबरदस्ती मजदूरी नहीं कर सकते हैं। और इसमें बाल श्रम का निषेध है, विशेष करके ध्यान रखना इसको, बाल श्रम का इसमें निषेध है, आप बालक से काम नहीं करा सकते हैं, ठीक है। अब इसी से संबंधित देखिए नेक्स्ट है आपका, दोनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि अनुच्छेद 24 क्या है, तो कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत 14 से कम उम्र के बच्चों के श्रम पर रोक। यानी इसमें देखिए 23 में क्या था कि आप किसी से भी, चाहे वो 1 वर्ष 2 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक, किसी से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते थे, ठीक है। और बाल श्रम पे निषेध था विशेष करके। लेकिन जो 24 है ये हमें बतलाता है कि 14 से कम वर्ष के जो भी बच्चे हैं आप उनसे काम नहीं करा सकते हैं, ठीक है। उनसे, बच्चों से जो है आप श्रम नहीं करवा सकते हैं और उनको आप कारखानों में नहीं रख सकते हैं। यदि आपके कारखाने में जाते हैं तो आप उनको बाहर कीजिए, नहीं रखना, ये आपको अनुच्छेद 24 अधिकार देता है, ठीक है। तो इसको आप लोग दोनों, इनकी दोनों जो अलग अलग चीजें हैं उनको ध्यान रखना। 24 में है 14 से कम वर्ष, और जो 23 है उसमें किसी से भी नहीं, वह किसी भी की उम्र होगा, आप किसी से काम नहीं करा सकते हैं जबरदस्ती, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। अब देखिए अनुच्छेद 25 हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है ये भी, धर्म को मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता है। इसमें आप किसी भी के धर्म को मानिए और आचरण और प्रचार की इसमें आपको स्वतंत्रता दी गई है। किस अनुच्छेद में, तो 25 में, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। अगला अनुच्छेद है आपका आर्टिकल 26। ये हमें क्या बताता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ठीक है। अनुच्छेद 26 जो है ये धर्म के प्रबंधन का अधिकार हमको प्रदान करता है, ठीक है। धर्म के प्रबंधन का अधिकार या फिर धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता हमको अनुच्छेद 26 प्रदान करता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 27, धार्मिक कार्य के धन पर कर नहीं। धार्मिक कार्य के धन पर कर नहीं,
समझने का प्रयास कीजिए। जो जो हमारा धार्मिक कार्य है, इसके धन पर जो है आप कर नहीं ले सकते हैं, ठीक है। धार्मिक कार्यों में जो धन दिया जाता है इस पर आप कर नहीं ले सकते हैं, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 29 यानी 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। क्या है? अनुच्छेद 19 क्या है? अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण है, ठीक है। अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं इन्हीं के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 30 क्या बतलाता है? तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार है आपको। जो शैक्षणिक संस्था मतलब शिक्षा प्रदान करने की, शिक्षा प्रदान करनी यानी विद्यालय, महाविद्यालय, डिग्री कॉलेज खोलने की आपको जो है और आपको फ्री है, आपको अधिकार दिया गया है कि आप विद्यालय खोल सकते हैं, आप महाविद्यालय खोल सकते हैं, आप डिग्री कॉलेज खोल सकते हैं, आप पॉलिटेक्निकल कॉलेज, आप कोई भी कॉलेज जो है खोल सकते हैं, शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। ये हमको आर्टिकल 30 जो है देता है हमको, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। अगला अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 32। यह क्या है? तो अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार, अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार है। किसमें? अनुच्छेद 32 में। अब देखिए इसमें क्या है, तो अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। देखिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। क्यों? क्योंकि इसको जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। किसको? अनुच्छेद 32 को, आर्टिकल 32 को, क्योंकि इसमें रिट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति प्रदान की गई है। जो रिट है इसी को जारी करने की सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई है। ध्यान रखना इसको। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया है। इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए। अगला है आपका अनुच्छेद 40। यह ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में बताता है। जो आर्टिकल 40 है ये हमें ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बतलाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक एक चीजें विस्तार से समझाई जाएंगी, ठीक है। और जो चीज आपको न समझ में आई आप उसको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप सबसे रिक्वेस्ट है, कोई भी आर्टिकल यदि आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में एक बार आप हमें कमेंट कर देंगे, तो हम आपकी जो है 24 आवर के अंदर, क्या 12 घंटे के अंदर आपको जो है उसका सही आंसर आपको बताने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। इसलिए परेशान नहीं होना है, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए। अगला है आपका अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता इसमें हमें प्रदान करता है। अनुच्छेद 44 जो है ये हमें समान नागरिक संहिता प्रदान करता है। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ, यानी समान मतलब सभी समान, नागरिक मतलब नागरिक, सभी समान नागरिकों की संहिता जो हमको प्रदान करता है। अब देखिए हमने अभी बात की थी ना, अब देखिए वही चीज यहाँ पर है। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 हमको बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। अब देखिए ये दूसरा चीज है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अनुच्छेद 21 के ए में था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना है, आपको प्रदान करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। लेकिन 45 क्या कहता है कि बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, यानी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है, उनको जरूर पढ़ाइए। ये हमको अनुच्छेद 45 कहता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। अगला अनुच्छेद आपको दिए गए हैं कि अनुच्छेद 48, कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 में क्या है आपका, तो कृषि और पशुपालन का संगठन है। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए 48 का ए कहिए या फिर 48 का क कहिए इसको, अनुच्छेद 48 का ए या फिर क। तो देखिए ये हमें क्या बतलाता है, पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण। पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीवों का संरक्षण हमें अनुच्छेद 48 ए बतलाता है, ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण करना। अब देखिए नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 49। इसमें क्या है, तो राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। राष्ट्रीय स्मारक जैसे ताजमहल हो गया, ठीक है, इसी प्रकार से जो हमारे राष्ट्रीय स्मारक जितने भी हैं, बौद्ध स्तूप हो गए, इसी प्रकार से और जो भी हैं, इन स्थानों की वस्तुओं का संरक्षण करना, इनको प्रोटेक्शन देना जो है अनुच्छेद 49 हमें प्रदान करता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 क्या है, तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। पृथक्करण मतलब अलग अलग करना, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ये हमको कौन आर्टिकल देता है, तो अनुच्छेद 50 हमको ये देता है, ठीक है। पृथक्करण मतलब होता है अलग अलग करना, इसको ध्यान देना। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 51, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अनुच्छेद 51 क्या है हमारा, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। ये हमको कौन प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 51 प्रदान करता है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखना। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अगला अनुच्छेद आपको दिए गए हैं अनुच्छेद 51 हमने देख लिया। अब आपको दिए गए हैं अनुच्छेद 51 का क। इसमें क्या है, तो मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। और देखिए इसमें समझने की बात है कि स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन सन 1976 द्वारा शामिल किया गया है, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा शामिल किया गया है। किसको, तो अनुच्छेद 51
ए में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। ठीक है, किसके कहने पर? तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर किया गया है। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किए गए, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब चलिए नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 52। इसमें क्या है? तो भारत का राष्ट्रपति यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 हमको बतलाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका अनुच्छेद 53। यह हमें क्या बताता है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होती है। जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति है यह किसके अंदर होती है? तो यह राष्ट्रपति के अंदर होती है। ऐसा हमको अनुच्छेद 53 यानी आर्टिकल 53 बतलाता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 54। यह राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा या फिर किस प्रक्रिया द्वारा होता है, यह हमें अनुच्छेद 54 बताता है। ठीक है, यानी आर्टिकल 54। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 55 यानी अनुच्छेद 55। यह हमें राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि बताती है, किस विधि से निर्वाचन होता है इनका। ठीक है, किस तरीके से किया जाता है, क्या क्या अधिकार होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होती है, ये सब बताता है। अगला है अनुच्छेद 56 जो है राष्ट्रपति की पदावधि बताता है। इसी क्रम में अगला अनुच्छेद 57 है, ये पुनर्विवेचन के लिए पात्रता हमें बताता है। ठीक है, पुनर्निर्वाचन के लिए हमें पात्रता बताता है, यानी फिर से किसी का निर्वाचन करने के लिए हमको पात्रता बताता है, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए। अगला है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं यानी योग्यताएं। अनुच्छेद 58 में क्या बताता है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। जैसी योग्यताएं होती हैं ना कि इतनी आय होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी पद से जो है उसको लाभ न प्राप्त होना चाहिए, ऐसी कुछ योग्यताएं होती हैं। तो यही जो है अनुच्छेद 58 हमको राष्ट्रपति के बारे में बताता है। नेक्स्ट है आपका कि अनुच्छेद 60, इसमें राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, क्या दिलाया जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, यह हमें अनुच्छेद 60 यानी आर्टिकल 60 बताता है। ठीक है, यदि आपको कोई भी आर्टिकल न समझ में आ रहा हो तो आप उसको अपनी एक कॉपी में नोट्स कर लीजिए और उसके बाद उसको जो है ध्यान वहाँ से हटा के आप नेक्स्ट आर्टिकल को देखिए, क्योंकि जब आपको कोई एक चीज़ें डाउट हो जाती हैं तो उसी के कारण आप अपना सभी जो भी सीखना चाहिए आप सभी चीज़ों को भूल जाते हैं। ठीक है, इसलिए यदि कोई डाउट में हो कोई चीज़ें तो उसको आप एक कॉपी में लिख दीजिए, उसके बाद वहाँ से छोड़ के नेक्स्ट चीज़ों को सीखते रहिए। उस डाउट को बाद में आप जो है कमेंट बॉक्स में बता देना, उसका राइट आंसर समझाने का पूरा प्रयास हम आपको करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका 61 अनुच्छेद 61। इसमें क्या है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया हमको प्रदान करता है। नेक्स्ट अनुच्छेद है हमारा 63। इसमें क्या है? तो भारत का उपराष्ट्रपति का पद। देखिए भारत में अभी तक क्या था? राष्ट्रपति चला 61 तक, अब 63 से हमारा भारत का उपराष्ट्रपति का पद चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 64 यानी आर्टिकल 64। इसमें क्या है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। देखिए आप पढ़ते होंगे कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है। तो यह किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया था? तो अनुच्छेद 64 के द्वारा कहा गया था कि जो उपराष्ट्रपति होगा यह राज्यसभा का सभापति होगा। ठीक है, ऐसा इंपॉर्टेंट है, यह अनुच्छेद 64 हमको बताता है। नेक्स्ट आपका 67 में, अनुच्छेद 67 में है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि। उपराष्ट्रपति की पदावधि हमको किसमें बताई गई है? तो अनुच्छेद 67 में हमको ये चीजें बताई गई हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 72। 67 के बाद 72 है। इसमें राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति, यानी राष्ट्रपति किसको क्षमा कर सकता है, किसको नहीं। जैसे देखिए यदि किसी को हमारे देश में फांसी दी जा रही है तो उस फांसी की सजा को जो है सिर्फ एक ही आदमी कम कर सकता है, वो कौन है? तो वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चाहे तो उसकी फांसी की सजा खत्म हो जाए या फिर चाहे तो नहीं होगी। तो वही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति जो है यह अनुच्छेद 72 में यानी आर्टिकल 72 में हमको बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगला आपको दिए गए अनुच्छेद 74। इसमें क्या है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। ठीक है, यह अनुच्छेद 74 बताता है, लेकिन उस मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होगा वह प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, देखिए इसमें पावर जो है दोनों को दी गई है, क्योंकि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, लेकिन जो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होगा वो प्रधानमंत्री होगा। तो इसमें पावर किसके पास चली गई है? तो प्रधानमंत्री के पास चली गई है। यह अनुच्छेद 74 में है। अगला है आपका आर्टिकल 76 यानी अनुच्छेद 76 है। यह क्या है? तो यह भारत का महान्यायवादी क्या है? भारत का महान्यायवादी यानी सरकार का विविध अधिकारी होता है, सरकार का विधिक अधिकारी होता है। ठीक है, भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट अनुच्छेद है आपका 78 राष्ट्रपति को सूचित करने संबंधी प्रधानमंत्री के दायित्व। राष्ट्रपति को सूचित करने संबंधी प्रधानमंत्री के दायित्व है इसमें। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 79 संसद का गठन इसमें किया गया है। अनुच्छेद 80 हमें बतलाता है कि राज्यसभा की संरचना कैसी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। अगला आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 81। इसमें लोकसभा की संरचना।
अनुच्छेद 81 हमको लोकसभा की संरचना के बारे में बताता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 85, ये हमें लोकसभा का सत्र के बारे में बताता है, सत्र के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 89, ये हमको राज्यसभा का सभापति के बारे में बताता है। अगला है आपका अनुच्छेद 93, यह लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में बताता है। देखिए हम चीज़ों को थोड़ा स्पीड से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जिससे कम समय में आप अधिक से अधिक चीज़ों को सीखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि समय का हमारे लिए बहुत महत्व है, इसलिए हम थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं। यदि आपको ज़्यादा तेज लग रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 100 यानी 100। इसमें क्या है, विधेयक पर मत बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार। विधेयक पर मत बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार है। अनुच्छेद 100 यानी आर्टिकल 100 हमको ऐसा बतलाता है। नेक्स्ट देखिए अगला आर्टिकल आपको दिया गया है कि आर्टिकल 105 यानी 105 अनुच्छेद, यह संसद की विशेष शक्ति है। इसमें संसद की विशेष शक्ति दी गई है। देखिए आपसे एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न बनेगा कि संसद की विशेष शक्ति, संसद के पास एक विशेष शक्ति होती है, यह किस आर्टिकल के द्वारा हमें बताया गया है या फिर यह कौन आर्टिकल हमको प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 105 जो है संसद को विशेष शक्ति जो है प्रदान करता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 108। इसमें क्या है, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन या फिर बैठक, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन या फिर बैठक है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 110 में क्या है, तो धन विधेयक यानी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विधेयक पर, धन विधेयक लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विधेयक पर। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 111। इसमें क्या है, विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 111 में क्या बताता है, विधेयकों पर अनुमति यानी राष्ट्रपति की वीटो शक्ति भी कह सकते हैं। जो विधेयकों पर अनुमति है इसे हम राष्ट्रपति की वीटो शक्ति भी कह सकते हैं। और राष्ट्रपति से अधिक वीटो शक्ति जो है राज्यपाल के पास होती है। इसको आप जरूर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि राष्ट्रपति से अधिक वीटो शक्ति जो है राज्यपाल की होती है, ठीक है। जितनी वीटो शक्ति राष्ट्रपति की नहीं होती है उससे कहीं बहुत ज्यादा अधिक जो है राज्यपाल की वीटो शक्ति होती है, ध्यान रखना इसको। और अनुच्छेद 111 को हम राष्ट्रपति की वीटो शक्ति भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में क्या बतलाता है, तो इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण है। क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। जो हमारा बजट पेश किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, ये इसी चीज का उसमें विवरण दिया गया है। तो इसी वार्षिक वित्तीय विवरण को यहाँ पर बजट की जगह जो है वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। गवर्नमेंट उसे बजट कहती है, उसी का जो है अनुच्छेद में उसी को हम क्या कहते हैं, तो उसी को हम कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। जो देखिए जो गवर्नमेंट हमको एक वित्तीय विवरण यानी बजट पेश करती है, 2022 से लेकर 2023 का ये इतना बजट रहा, इतने करोड़ का, इतने हजार करोड़ का, ऐसा कुछ पेश करती है। तो उसी को अनुच्छेद में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण का कहा गया है और इसी का उल्लेख अनुच्छेद 112 में किया गया है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 117। इसमें क्या है, वित्त विधेयक। अनुच्छेद 117 हमको वित्त विधेयक प्रदान करता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 123 जिसमें संसद विश्रांति यानी काल में राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करना। संसद विश्रांति में यानी संसद के शांति में जो है काल में राष्ट्रपति की जो है अध्यादेश जारी करना, ये हमको 123 अनुच्छेद प्रदान करता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 124 जो कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जिसे कहते हैं, ठीक है। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन के बारे में बताता है। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन के बारे में हमको बताता है, या फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना या फिर गठन के बारे में उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 124 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 125। कितना है, अनुच्छेद 125 है। इसमें क्या है, तो न्यायाधीशों का वेतन कितना होना चाहिए। जो न्यायाधीशों का वेतन है इसके बारे में अनुच्छेद 125 यानी आर्टिकल 125 हमको बतलाता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 126। इसमें कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति है। क्या है, कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति दी गई है। इसी क्रम में अगला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 128। इसमें क्या है, सेना निवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। सेना निवृत्त मैंने क्या है कि जो सेना निवृत्त हैं, ठीक है, इन्हीं न्यायाधीश की उपस्थिति को आर्टिकल 128 हमको बतलाता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 129। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा, ठीक है। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना आर्टिकल 129 हमको प्रदान करता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट भी है अनुच्छेद 131, ठीक है, 131 मूल अधिकार क्षेत्र। देखिए ये क्या है, तो राज्य और केंद्र सरकार के बीच विवादों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को देने का विशेष अधिकार है। देखिए जो हमारी राज्य और केंद्र सरकार के बीच में विवाद होते हैं, इन पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला देने का विशेष अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 131 मूल अधिकार क्षेत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। देखिए फिर से समझिए, राज्य और केंद्र सरकार के बीच में कोई भी विवाद हो तो उस पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला देने का विशेष अधिकार प्रदान किया गया है आर्टिकल 131 के तहत। इसको ध्यान रखेंगे सभी लोग। अगला है आपका आर्टिकल 137 यानी अनुच्छेद 137। इसमें क्या है, तो कानून की न्यायिक समीक्षा।
अब देखिए कानून की न्यायिक समीक्षा क्या होती है, तो संसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की सर्वोच्च न्यायालय की एक विशेष शक्ति है। संसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की सर्वोच्च न्यायालय को एक विशेष शक्ति है। यानी संसद कोई भी निर्णय देता है तो उसमें जो है उस बात को कहने में या फिर उसके बारे में पूछने की सर्वोच्च न्यायालय की एक विशेष शक्ति प्रदान की गई है आर्टिकल 137 के तहत। और इसी को आप समझना चाहते हैं तो उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय, उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या फिर दिए गए आदेश को पुनर्विलोकन करने की शक्ति होती है। यानी उसको जो उन्होंने आदेश दिया है उसको वो फिर से देख सकते हैं। ऐसी शक्ति जो है अनुच्छेद 137 यानी आर्टिकल 137 हमको प्रदान करती है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 143। अगला क्या है आपका आर्टिकल 143 यानी अनुच्छेद 143। इसमें क्या है तो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मामले में सलाह लेने की राष्ट्रपति को शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मामले में, कोई भी मामला हो उसमें सलाह, सुप्रीम कोर्ट से शक्ति लेने की जो है या फिर सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति जो है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 प्रदान करता है। कोई भी मामला हो, कोई भी चीज़ें हो जिसमें गवर्नमेंट को जो है राष्ट्रपति को ना समझ में आ रही है, फिर राष्ट्रपति को कोई डाउट हो तो वह सुप्रीम कोर्ट से उस मामले की सलाह ले सकता है, उसके बारे में पूछताछ कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट से कौन, राष्ट्रपति कर सकता है। और ऐसी शक्ति कौन प्रदान करता है तो आर्टिकल 143 यानी 143 हमको प्रदान करता है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 148 यानी अनुच्छेद 148। इसमें क्या है तो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी सरकार के व्यय का लेखा जोखा होगा। जो अनुच्छेद 148 है ये सरकार के व्यय का लेखा जोखा यानी भारत का नियंत्रक महालेखक परीक्षक हमको प्रदान करता है या फिर इनके बारे में बतलाता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 149। क्या है अनुच्छेद 149 है। देखिए अनुच्छेद 149 जो है ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कर्तव्य शक्तियों को बताता है। ध्यान देना 48 में क्या था भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी व्यय का लेखा जोखा, लेकिन इसमें क्या है कि व्यय के लेखा जोखा परीक्षक की कर्तव्य शक्तियों को हमको बताता है इसमें। ठीक है। अब अनुच्छेद 150 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है तो संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप है, संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 153। इसमें राज्यों के लिए एक राज्यपाल होना चाहिए। अनुच्छेद 153 हमको बताता है कि प्रत्येक राज्यों में एक राज्यपाल होना चाहिए। ये हमको कौन बताता है तो अनुच्छेद 153। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए राज्यपाल से संबंधित ही है, अनुच्छेद 154 हमको राज्यपाल की शक्ति के बारे में बताता है कि राज्यपाल के पास कौन कौन सी शक्ति होती है। ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 155। ये हमको बताता है कि राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, किस प्रक्रिया द्वारा की जाती है, यह हमको अनुच्छेद 155 बतलाता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 163। इसमें राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होना चाहिए। राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, यह अनुच्छेद 163 बतलाता है। और नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 164। ठीक है। 164 में क्या है तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति है। तो देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति का मतलब क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है ये राज्यपाल द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है तो राज्यपाल करता है, इसको ध्यान रखना सब लोग। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। देखिए फिर से समझिए चीजों को, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है राज्यपाल करता है, लेकिन जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी यह भी राज्यपाल करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर ही की जाएगी। यानी मुख्यमंत्री से सलाह लेना जरूरी है कि किस मंत्री की जो है नियुक्ति की जाए या फिर किस मंत्री की नियुक्ति नहीं की जाए। ठीक है। करता कौन है राज्यपाल ही करता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 165 यानी अनुच्छेद 165। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। क्या है प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। ये आर्टिकल 165 हमको बतलाता है। अनुच्छेद 165 क्या बता रहा है, सॉरी 166 क्या बताता है 166 तो राज्य सरकार का संचालन, राज्य सरकार का संचालन कैसा होना चाहिए ये हमको अनुच्छेद 166 बताता है। नेक्स्ट अनुच्छेद इसी क्रम में दिया गया है आर्टिकल 167 अनुच्छेद 167 है। इसमें क्या है तो राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के क्या क्या कर्तव्य हैं यह हमको अनुच्छेद 167 बतलाता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 168 168 राज्य के विधानमंडल का गठन। अनुच्छेद 168 में क्या है राज्य के विधानमंडल का गठन है। अब अनुच्छेद 170 है तो इसमें विधानसभाओं की संरचना के बारे में बताता है। ठीक है। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना के बारे में बताता है। अगला है आपका अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 171 हमको विधान परिषद की संरचना के बारे में बताता है। ठीक है। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना के बारे में बताता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, अगला आर्टिकल आपको दिया गया है अनुच्छेद 172। अनुच्छेद 172 में क्या है तो राज्यों के विधानमंडल की अवधि दी गई है, राज्यों के विधानमंडल की अवधि दी गई है।
नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा है। इसमें अनुच्छेद 199 क्या है, धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अब देखिए अनुच्छेद 200 है, 200 में क्या दिया गया है कि विधेयकों पर अनुमति ये राज्यपाल के लिए वीटो शक्ति दी गई है। विधेयकों पर अनुमति है अनुच्छेद 200 में, और इसमें क्या है तो राज्यपाल के लिए वीटो शक्ति दी गई है। राज्यपाल के भी जो हमारे राज्यपाल होते हैं इनके पास भी वीटो शक्ति होती है, इसको ध्यान रखना। और ये हमको जो है अनुच्छेद 200 बतलाता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका, अगला आपको दिया गया है कि अनुच्छेद 202, इसमें राज्यों का वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्यों का वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 213, इसमें विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के लिए राज्यपाल की शक्ति। विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के लिए आपके पास राज्यपाल की शक्ति होनी चाहिए, ये अनुच्छेद 213 हमको बताता है। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 214 है, यह राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान जो है अनुच्छेद 214 करता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 215, इसमें क्या है उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होगा, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होगा अनुच्छेद 215 के तहत। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 216, तो उच्च न्यायालय का गठन, उच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार से किया जाता है या फिर किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है हमको अनुच्छेद 216 बताता है। और नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 226, इसमें मूल अधिकार के संरक्षण के लिए रिट जारी की गई है। मूल अधिकार के संरक्षण के लिए रिट जारी की गई है किसमें, तो अनुच्छेद 216 में। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 231, इसमें 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना होगी, यह अनुच्छेद 231 हमको बतलाता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 243, इसमें क्या है तो पंचायत नगर पालिकाएं एवं सहकारी समितियां हैं। अनुच्छेद 243 में पंचायत नगर पालिकाएं एवं सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 244, तो उसमें अनुसूचित क्षेत्रों व जनजात क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों व जनजात क्षेत्रों का प्रशासन बताया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान से देखना, अनुच्छेद 248 है, इसमें क्या है तो अवशिष्ट विधायी शक्तियां हैं। अवशिष्ट विधायी शक्तियां क्या है तो देखिए, संसद को उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार है। संसद को उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अन्य अधिकार है जिनका उल्लेख राज्य व समवर्ती सूची में नहीं है, ठीक है। यह शक्ति जो है संसद को दी गई है। यह आर्टिकल हमको 248 हमको बतलाता है, ठीक है। अगला है आपका अनुच्छेद 249 आर्टिकल 249, इसमें क्या है राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाने का प्रावधान है। राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाने का प्रावधान हमको अनुच्छेद 249 में दिया गया है। अगला है आपका अनुच्छेद 252, इसमें क्या है तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल एक संकल्प पारित करके संसद से अनुरोध कर सकते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल जो हैं एक संकल्प पारित करके संसद से अनुरोध कर सकते हैं वे राज्य सूची के किसी विषय के बारे में विधियां बनाएं। ऐसा जो है अनुच्छेद 252 में बताया गया है। अगला है आपका अनुच्छेद 262, इसमें क्या है तो अंतरराज्यिक नदियों या नदी घाटियों के जल संबंधी विवाद है। अनुच्छेद 262 जो है इसमें अंतरराज्यिक नदियां या फिर घाटियों के जल संबंधी विवादों को बताया गया है, ठीक है। अगला है आपका संबंधी विवादों का निर्णय है, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 263 क्या है तो अंतरराज्यिक विकास परिषद का गठन कैसे होता है, ये चीज हमको अनुच्छेद 263 बताता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 266, इसमें संचित निधि के बारे में बताई गई है। अनुच्छेद 267 में क्या है आपातकालीन निधि, आपातकालीन निधि क्या है कैसे लागू होती है ये चीज हमको अनुच्छेद 267 में बतलाई गई है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 280, इसमें वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हम अनुच्छेद की ओर डिस्कस करते हैं। अगला है आपका अनुच्छेद 300 का ए, यानी अनुच्छेद 300 के कम है संपत्ति का अधिकार। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अनुच्छेद 300 के कम है संपत्ति का अधिकार हमको प्रदान किया गया है, ठीक है। किसमें तो अनुच्छेद 300 के कम है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। अब देखिए नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 315, इसमें संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग यानी जो यूपीएससी है, ठीक है, इसको सभी को पता होगा यूपीएससी जो है ये संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में दिया गया है। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 316, तो सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि, सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि कैसे होगी आर्टिकल 316 में हमको दिया गया है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 317, लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या फिर निलंबित किया जाना। देखिए जो लोक सेवा आयोग है यूपीएससी है, इसमें से चाहे कोई डीएम हो, एसडीएम हो, आरएएस रैंक का हो, आईएएस रैंक का हो, पीसीएस रैंक का हो, तो इनको आप हटा सकते हैं या फिर इनको आप निलंबित कर सकते हैं। आप अखबारों में देखते होंगे कि इनको ट्रांसफर किया गया या फिर इनको हटाया गया या फिर इनको निलंबित किया गया। निलंबित करने का मतलब सस्पेंड करना नहीं होता है, कुछ दिनों के लिए उनको हटा दिया जाता है, ठीक है। तो उसी का है निलंबन करना। ये सभी अधिकार जो हमको अनुच्छेद 317 प्रदान करता है, ध्यान रखना है इसको। अगला है आपका इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 330, लोकसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 330 क्या है लोकसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण है, ठीक है।
ठीक है, इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है थोड़ा। अगला है आपका अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में क्या है, तो राज्य की राजभाषा व लिपि के बारे में बताता है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा व लिपि के बारे में बताता है। ठीक है, प्रत्येक संघ की यानी जो भी राज्य है उनकी एक भाषा होती है, लिपि होती है, ऐसा अधिकार 343 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 344 क्या है, यानी आर्टिकल 344 क्या है, तो राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति जो है अनुच्छेद 344 हमको बतलाता है। अगला है आपका अनुच्छेद 350 का क या फिर आर्टिकल 115 का ए है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, देखिए सभी की अपनी मातृभाषाएं होती हैं, ठीक है, उसी के बारे में हमको सुविधा प्रदान करने के बारे में 350 के ए में बताया गया है। अगला है आपका अनुच्छेद 352। इसमें क्या है, आपातकाल की उद्घोषणा का प्रावधान है। किसी भी समय आपातकाल की उद्घोषणा का प्रावधान जो है 352 के तहत हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 356। अनुच्छेद 356 क्या है, तो राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में उपबंध है। राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में उपबंध दिया गया है अनुच्छेद 356 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला आपको दिया गया है अनुच्छेद 360 है। अनुच्छेद 360 में क्या है, तो वित्तीय आपात के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात के बारे में उपबंध है। और नेक्स्ट अनुच्छेद, लास्ट अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 368 है। इसमें संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया है। देखिए आपके बता दें कि ये चारों आपको इंपॉर्टेंट दी गई थी, इंपॉर्टेंट है आपके। अनुच्छेद 352 आपातकाल की उद्घोषणा का प्रावधान, अनुच्छेद 356 राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में उपबंध, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध, अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया है। क्या है, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया, यानी जो संविधान का संशोधन होता है ये 368 के तहत होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हम संविधान में किस अनुच्छेद के तहत यानी किस आर्टिकल के तहत संशोधन कर सकते हैं। तो ध्यान रखना आर्टिकल 368 यानी संविधान में संशोधन 368 के तहत किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से जो है जितने भी अनुच्छेद थे हमने आपको सभी को डिस्कस करा दिया है। हम इसकी एक बार फिर से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें हम आपको एक एक चीज़ों को विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे और उसमें प्रत्येक अनुच्छेद दिए रहेंगे। ठीक है, इसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपका कोई भी एग्जाम होगा इनसे बाहर अब आपको कोई नहीं पूछेगा। और ये वीडियो खास करके एग्जाम से 2 दिन 3 दिन पहले देख कर जाते हैं, वीडियो पढ़ के जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, तो ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। और इसकी एक वीडियो फिर से बनाई जाएगी जिसमें एकदम विस्तार से बताया जाएगा, जो कि वीडियो हो सकती है 1.5 से 2 घंटे की हो जाए, लेकिन उस वीडियो को देखेंगे तो आपके मन में एक भी डाउट नहीं रहेगा। ऐसा प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, और दोस्तों ये आप वीडियो आपको कैसी लगी, आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पहले कम समय में अधिक से अधिक सीखने के लिए, इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती हुई मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।